नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मिलने में स्वागत। आज हमने अपने यूट्यूब के प्रमोशन के लिए बैकग्राउंड इमेज भी लगाई हुई है। हमारा ये कॉलेज है, इसमें तो बहुत बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा अभी कॉलेज बना नहीं है, अभी ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन आप अनुभव दे सकते हो कॉलेज में ऐसा दिख रहा है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है भारत कैसे आज़ाद हुआ है, याद नहीं, पॉलिटी के हिसाब से अपना संविधान कैसे भारत बना रहा है, साथ में अंतरिम सरकार क्या होती है और संविधान सभा क्या होती है। ये सब कुछ पढ़ तो लिया गया, लेकिन तो ये कितना इम्पोर्टेंट या इसमें कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट वो कैसे पता चलेगा कि परीक्षा के लिहाज से क्या इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तुम दिखा के आपको चले गए, ये रहा ना कि सर प्रीवियस ईयर रट के आए थे, जितना फैक्ट उसमें था वही फैक्ट पढ़ा के चले गए, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना जरूरी है। पहले हम प्रीवियस ईयर देखते हैं, करीब 25 क्वेश्चन के पास रहेगा प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दो टाइप के रहेंगे, कुछ एसएससी या पीसीएस लेवल के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर रहेंगे जो यूपीएससी लेवल के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन करीब करीब 10 क्वेश्चन रहेंगे यूपीएससी लेवल के रहेंगे। चलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही शुरू करते हैं। ये रहा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ये आया था यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 में। 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नहीं है, ध्यान देना, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा लोग गलत करके आते हैं। नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं, सही कौन सा है वही मार के चले आते हैं। तो जितने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं। देखते इसमें गवर्नर जनरल, परिषद के सदस्य और अन्य ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। किसकी बात हो रही है? न्यायालय में। तो गवर्नर जनरल क्या इसमें शामिल थे? अन्य ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये बात तो पूरी तरीके से सही है कि हाँ भाई शामिल तो थे। इसमें कंपनी के सभी कर्मचारी शामिल थे, इसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी कर्मचारी भी आ रहे हैं, ये भी बात सही है। इसका क्षेत्राधिकार केवल ब्रिटिश विषयों तक सीमित था, ये भी सही है। अभी तक भारत का क्योंकि संविधान बना नहीं था, भारत के हिसाब से कानून व्यवस्था भी चल नहीं रही थी। तमाम क्रांतियां होंगी, उसके बाद से भारत के हिसाब से न्यायालय निर्णय देगा। यह एक अपील का न्यायालय था। देखिए 3 सही हो गए तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब एग्जाम में आता है ना तो वहां दिमाग काम करता नहीं है। अभी तो सब समझ में आ रहा है, सब दिमाग काम कर रहा है, एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आएगा। यह एक अपील का न्यायालय था जहां से अपील सीधे किंग इन काउंसिल को की जा सकती थी। तो ये हाफ पार्ट तो सही है कि इसके जो भी निर्णय होते थे उसकी अपील किंग ऑफ काउंसिल में की जा सकती थी, परंतु जो स्टार्टिंग का पार्ट है कि यह एक अपील का न्यायालय था, ऐसा नहीं है। अपील कहां की जा सकती थी? किंग ऑफ काउंसिल में। यह अपीलीय न्यायालय नहीं था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। ये गलत है इसलिए सही है, ठीक है ना, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया है। देखिए यहाँ पे यह एक अपील न्यायालय था जहां से अपील सीधे किंग इन काउंसिल को की जा सकती थी। यहाँ पे इसका विवरण दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसका क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल, परिषद के सदस्य, ब्रिटिश नागरिक और कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित था। ऐसे आप पढ़िएगा इसको, विवरण जो है हम पीपीटी अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया? शुरुआत खुली प्रतियोगिता कब होगी? 1853 के एक्ट के तहत बात की जाएगी, परंतु पहली बार प्रयास कब किया जाएगा इसको भी देखेंगे। प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया, लेकिन इसे कंपनी के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका। कंपनी कह रही है, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं भैया हमारे ऊपर क्या भारतीय इतने अब समझदार हो गए हैं कि वो जो है खुली प्रतियोगिता के दौरान आईएएस आईपीएस बन के आएंगे और हमारे ऊपर रूल करेंगे। इतने समझदार तो नहीं, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के जो अधिकारी थे वो इसका विरोध करने लगे। इस वजह से 1833 में सबसे पहले प्रयास किया जाता है। सबसे पहला प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट में होगा, परंतु ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण पारित नहीं हो पाएगा और 1853 में पहली बार भारतीयों के लिए
खुली प्रतियोगिता का या भारतीय भी अब जो है सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। तो पहली बार प्रयास 1833 में किया गया, लेकिन वो सफल प्रयास नहीं था। तो लेकिन इसमें कंपनी के विरोध कारण लागू नहीं किया जा सकता। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 1833 का अधिनियम। तो चार्टर एक्ट 1833 इसका सही आंसर होगा, बाकी ये सब गलत होंगे। वैसे तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? वो रहेगा 1853, परंतु यहाँ कह रहा है कंपनी ने विरोध किया, तो उसके लिए 1833 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कौन सा है? 1833 का चार्टर एक्ट। ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी सिविल सर्विस। ठीक है, यूपीएससी कई सारे एग्जाम करवाती है, एनडीए भी, सीडीएस का भी आई थिंक एग्जाम यूपीएससी करवाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का विवरण था और उसका सही आंसर क्या होता है वो था। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया? नियंत्रण बोर्ड की दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, सॉरी निदेशकों की बोर्ड का, ठीक है ना, इनकी दोहरी जो प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है और भारत में गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय का पद आएगा। ये था 1858 का एक्ट। 1861 नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग 1861 इसको करके आते हैं, तो 1861 नहीं रहेगा, इसमें रहेगा 1858। हमने बताया था 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल के विकास का क्रम क्या था? 1773 में जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और फिर भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के एक्ट के तहत वायसराय बना दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1858। ये आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी यूपीएससी नहीं, यूपीपीएससी का है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। ये विवरण आप पढ़िएगा और सही आंसर यहां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की? पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में कब शामिल किया जा रहा है, आप बताइए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों के लिए प्रावधान किया गया था 1861 के एक्ट के तहत, जब ये 6 सदस्यों कार्यकारी परिषद की संख्या, कार्यकारी नहीं सॉरी विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या अब जो है 6 से 12 कर दी गई 1861 में। साथ में कहा गया कि इसमें 50% भारतीय लोग रहेंगे जो कि विधायी परिषद में कानून बनाने का कार्य करेंगे, परंतु इनको सीमित अधिकार देंगे। बस आप दर्शक की तरह बैठ के आप यहां देखते रहिए, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 सदस्य शामिल किए गए थे, हमने बताया है। कौन कौन सदस्य थे? राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। ये 3 सदस्य गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में पहली बार शामिल किए जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1861। ये आरओ 2022 में आया हुआ है और एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसका सही आंसर है। विवरण यहां आप पढ़ लीजिएगा। विवरण इससे अच्छा जो हमने क्लास में बताया उसको भी आप ध्यान सब रिवाइज करते चलिए। जो कुछ आप पढ़े हैं आपका टेस्ट भी होता जाएगा, आपने क्या पढ़ा अभी तक। तो ये तो प्रीवियस ईयर है, अभी हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, उसमें हम विवरण बहुत डिटेल में नहीं दिए रहेंगे आपको। ये भी नहीं हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, माल्य मिंटो सुधार के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है? ये हमने जब 1909 का एक्ट हम पढ़ा रहे थे या 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा रहे थे, उस समय हम इसको बताना भूल गए थे, लेकिन जस्ट अगली क्लास में फिर हमने इसको क्लियर किया था अच्छे से। जबकि 1909 का जब एक्ट पढ़ाया तो उस समय पीपीटी पे लिखा गया था, हम बोले नहीं तो इसको। तो 1909 के एक्ट को माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार किया जाता है और इसने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात की जा रही, सबसे पहले मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल अलग से प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे और उनको दिया गया था 1909 के एक्ट में। बाद में सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस आदि लोगों के लिए भी 1919 के एक्ट में विस्तार किया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरल का, कम्युनल इलेक्टोरल का भी। ये देखिए एनडीए 2023 और बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है।
सही आंसर 1909 का एक्ट। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही ढूंढना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके संदर्भ में? 1919 के अधिनियम के संदर्भ में। उसमें भी द्वैत शासन प्रणाली जो बात की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? सबसे पहले 1919 में। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली का विकास क्या रहा है? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की जा रही है 1764 में, बक्सर के युद्ध के बाद से। उसके बाद भारत में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की जब ब्रिटिश अधिकार था, उसको दोहरा शासन कहा जाएगा कि वाणिज्यिक अधिकार कंपनी के पास है, राजनीतिक अधिकार जो है ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है, जो 1784 के एक्ट के तहत किया गया। परंतु भारत में सर्वप्रथम विस्तृत रूप से द्वैत प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा ही की जा रही है। प्रांतों में 2 प्रकार के विषय रहेंगे, रिजर्व और ट्रांसफर्ड विषय। रिजर्व विषय पे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को कानून बनाने का अधिकार रहेगा, परंतु वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी। परंतु गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से बनी हुई विधायी परिषद का हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार रहेगा और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ये हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा हुआ था। तो यहां देखते हैं प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1919 के एक्ट की एक बात और है कि द्विसदनी विधायिका की भी शुरुआत की जा रही है वहीं से। इसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। क्या कह रहा है कि प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ये तो एकदम स्टेटमेंट सही है। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद का था, ये भी यहां तक तो सही है। परंतु जो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थी, विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं थी। हस्तांतरित सब्जेक्ट जो रहेंगे, जो गवर्नर जनरल और मंत्रियों द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, वो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होंगे। यहां पे जवाबदेह नहीं होंगे, लेकिन ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें क्या होता है, नहीं अगर काट दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, और इसमें नहीं लगा दिया जाए तो ये भी सही हो जाएगा, परंतु ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका कौन सा रहेगा? केवल एक। देखिए ऑप्शन में, हाँ केवल ए सही है। ये सीडीएस 2023 और यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का क्वेश्चन है। केवल एक इसका आंसर रहेगा, डिटेल आप पढ़िएगा। किस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों दोनों शामिल थी? ब्रिटिश प्रांत भी शामिल है, देसी रियासतें भी शामिल है। ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो ये रहेगा 1935 का अधिनियम। थोड़ा इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 1935 के अधिनियम में कहा गया था कि भारत प्रांतों से मिलकर एक संघ बनेगा, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी, विरोध होगा काफी इसका। और साथ में यह भी कहा जाएगा कि जो प्रांत अलग रहना चाहिए, जो देसी रियासतें अलग रहना चाहें, वो ब्रिटिश प्रांत से अलग रह सकती, ब्रिटिश संघ से अलग रह सकती हैं। ये आप याद करिए, 1935 के अधिनियम में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। तो इसका 1935 का अधिनियम सही आंसर होगा। ये यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 का क्वेश्चन है और सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां शक्तियों के वितरण के लिए बनाई गई थी? 1935 के अधिनियम में हमने 3 सूचियां पढ़ी थी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए, जिसमें हमने देखा था संघ सूची, राज्य सूची नहीं, प्रांतीय सूची। राज्य सूची आज के समय में, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, परंतु संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आज के परिदृश्य में है। उस समय संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची थी, राज्य सूची उस समय नहीं थी। तो संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियां, तो ये 1 2 3 कहां पे है? 1 2 3 ए वाला सही हो जाएगा। ये एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2023 का और यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। ये देखिए 1 2 3 इसका सही आंसर रहेगा। राज्य सूची आज समय की जाती है, आज समय प्रांतीय सूची समाप्त कर दी गई। उस समय राज्यों को प्रांत कह के कहा जाता था, इस वजह से प्रांतीय सूची की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की, जिसमें एक विधानसभा और एक राज्य परिषद थी? द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किसने की? विधानसभा और राज्य परिषद। ये आप बताइए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की। ये रहेगा 1919 का अधिनियम। ये देखिए आंसर बी इसमें सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह बात कही गई थी। 1919 के अधिनियम में केंद्र ने पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया। ये आप
सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा है इसी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा है। अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको हमने हो सकता है ना पढ़े हो, फिर उनको हम यहीं पे इलेबोरेट करेंगे। कई फैक्ट, कई पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण जो नहीं होते हैं उनको क्लास में छोड़ दिया जाता है, परंतु एग्जाम में कभी कभी वो आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सही कर पाएंगे? या तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट से भी वो क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। साथ में हम आपको पीपीटी के साथ प्रिंटेड मटेरियल भी देंगे। उस प्रिंटेड मटेरियल को आप पढ़िएगा, उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा गया है। सारा विस्तार से हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते, हम बस समझा सकते हैं। हम यहाँ पे समझाने का उद्देश्य है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया जाए, ताकि आप जब भी पढ़ें हमारा प्रिंटेड नोट्स तो आपको अच्छे से समझ में आए, कहानी को कनेक्ट कर पाइए आप। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। ये कभी बीपीएससी और एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किस वर्ष हुए थे? जस्ट अभी पिछली क्लास का ये टॉपिक है। किस वर्ष हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में कहा गया था भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के गठन की पहली बात एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में की गई है। 1935 में संविधान सभा को ऑथेंटिकेट किया जाता है कि संविधान सभा बनेगी। इस मांग को कांग्रेस ऑथेंटिकेट कर देती है। साथ में इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें संविधान सभा, भारत के लिए संविधान सभा गठन किया जाएगा, इसकी बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन में बात कही गई थी भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी। ब्रिटिश द्वारा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव और दूसरे नंबर पे क्रिप्स मिशन में कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। उसके बाद बेवल योजना में भी संविधान सभा गठन की बात की गई, परंतु जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है और उसी के अंतर्गत ही चुनाव हुआ है। तो 1946 का कैबिनेट मिशन, ये यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस का 2022 का क्वेश्चन है। हमें तो नहीं लग रहा यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन ये है, वो तो मिसप्रिंट हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अब वन लाइनर क्वेश्चन। अभी तक हमने देखा यूपीएससी लेवल क्वेश्चन या थोड़े टफ क्वेश्चन थे, अब थोड़ा इजी क्वेश्चन देखे जाएंगे जो एसएससी या फिर और सीएचएसएल ऐसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो रहते हैं, या वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी यूपीएससी भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछती है, जैसे एक बार पूछी थी कि अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में जो बात कही गई है उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आ गया था। तो कभी कभी यूपीएससी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, एसी चलाना यार, यही रखा है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। हम दोनों पे टिक मारे हैं। आप सोचिए 2 मिनट की आंसर, अभी तो हालांकि आंसर तो आप देख ही लिए हैं, छुपाने क्या मतलब है। ठीक है, कह रहा कब अपनाया गया था? अपनाया गया था जब प्रस्तावना में कहा गया हम इसको आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं, तो 26 नवंबर 1949 उसमें डेट लिखी गई है। तो अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, परंतु ये लागू कब हुआ? ठीक है, 26 जनवरी 1950 से ये व्यवहार में आया, लागू हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 से व्यवहार में आएगा, परंतु यहाँ पे अपनाया गया है कब पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब कई सारे एग्जाम में आया होगा। एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विवरण आप देखिए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। इस दिन नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद के संबंधित कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे। हमने नागरिकता और चुनाव के बारे में बताया था। अंतरिम संसद आप मत ध्यान दीजिए ज्यादा, क्वेश्चन यही दोनों से आता है अगर आएगा भी तो। 12वां क्वेश्चन देते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, आंसर देख के बस सब छाप मत दीजिए। ठीक है, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अब वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान सभा अपने कार्य के उद्देश्य से पहली बार सत्र का आयोजन करेगी। इसके पहले अध्यक्षों को चुने जाने के लिए आई थी। अब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित होगा
13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कहा जाएगा हमारे संविधान सभा के गठन का उद्देश्य क्या रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की प्रथा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए फ्रांस की प्रथा, ये सब जो है यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है। ठीक है, ग्रैब करना चाहते ग्रैब कर लीजिए, क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखते रहिए, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज उठाइए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट, उसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको क्विक रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन सबसे अच्छा है। सेल्फ एग्जामिन के लिए क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है। प्रश्न 13 देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी जस्ट चर्चा हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वाला इसका सही आंसर रहेगा। यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स। प्रश्न 14 देखते हैं, उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है, को संविधान सभा में किसने पेश किया था। अभी चर्चा हुई है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के पटल पर रखा जाता है। तो यहां देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये भी कहीं ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछती, या हो सकता है पूछ ली हो। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प को प्रस्तुत किया, जिसने संविधान सभा के मूल सिद्धांतों और दर्शन को परिभाषित किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिलाकर समिति में कुल कितने सदस्य थे। अभी जस्ट पिछली क्लास में प्रारूप समिति संविधान सभा जब पढ़ाया तो उसमें बताया गया था प्रारूप समिति में कितने सदस्य। अम्बेडकर को लेकर टोटल 7 सदस्य थे, मतलब 1 + 6। सातों सदस्य कौन कौन से थे, एक तो बी आर अम्बेडकर आपके हो जाएंगे अध्यक्ष के रूप में, बाकी सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल को बाद में रिप्लेस करके माधव राव बनते हैं, और डीपी खेतान को बाद में रिप्लेस करके टीटी कृष्णामाचारी ने जगह ली थी। तो ये टोटल कितने थे, 6 + 1। बाद में इसमें 2 और रहेंगे, जुड़ेंगे अलग से, किसको किसको रिप्लेस करके, बीएल मित्तल और डीपी खेतान, इन दोनों को रिप्लेस किया जाएगा। बीएल मित्तल को रिप्लेस कौन करेंगे, माधव राव, और डीपी खेतान को टीटी कृष्णामाचारी रिप्लेस कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कल को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के सदस्य रह चुके हैं, तो उनकी बात की जाएगी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, बस ये 7 मत पढ़िएगा, 2 जो एक्स्ट्रा बाद में ऐड हुए उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, यूपीएससी आरओ 2000 यूपी पीएससी आरओ का क्वेश्चन भी है ये। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, या फिर पिछली क्लास में चर्चा हुई रही होगी कि गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां थी। अभी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वर्तमान में संविधान में जो हमारे हैं, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल मतलब वायसराय उस समय जो था, तो गवर्नर जनरल कह दीजिए या वायसराय कह दीजिए। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, वायसराय के या गवर्नर जनरल के पास थी। यहाँ पे वायसराय होता तो वो भी सही होता। वायसराय होता तो उसको भी सही माना जाता। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल दिया ऑप्शन में, तो सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया। राज्य सचिव का उल्लेख सबसे पहले कब होता है, 1858 में, जब कंपनी की सत्ता समाप्त होती है और ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पे शासन करती है। उसके लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक नए मंत्री पद को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, नए मंत्री पद को वहां पे लाया जाता है, जिसका नाम होता है भारत के राज्य सचिव। तो सबसे पहले राज्य सचिव आते हैं 1858 में। इसके बाद ये स्टेनली थे, आप उस समय पढ़ाए थे हम, स्टेनली थे। तो ये कह रहा है ये पद समाप्त कब हुआ, बना कब है, 1858 में। समाप्त हो रहा है ये 1947 में, जब भारत आजाद हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता नियम 1947 द्वारा भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यहां देखा जाए भारतीय स्वतंत्रता नियम 1947 द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा।
1947 को समाप्त। 1947 के अधिनियम में भारत में ब्रिटेन शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव के पद को भी खत्म कर दिया गया। इसके कार्य राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिए गए। ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कितनी कुल सीटें की गई थी, मतलब टोटल भारतीय संविधान सभा में टोटल कितनी सीटें थी? हमने बताया 389 सीटें, जिसमें से 292 सीटें प्रांतों द्वारा इनको चुनकर भेजा जाता था और 93 सीटें देसी रियासतों द्वारा थी। तिरानवे लोग देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 292 लोग प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रांतों से जो 292 सदस्य चुन के आए हैं, इनको कैसे चुना जाता था? मैंने बताया एकल सर्वसम्मति मत पद्धति के द्वारा चुना जाता था। लेकिन ये प्रतिनिधित्व कितनी, इनकी संख्या कैसे निर्धारित की गई? तो उस समय ये गेस किया गया कि ब्रिटिश जहां जहां ब्रिटिश प्रांत हैं वहां पे 10 लाख पर एक सदस्य होगा, तो 10 लाख पर एक सदस्य के आधार पर ही 292 सदस्यों को कहा गया है। ठीक है ना, 10 लाख पर एक सदस्य। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा गठन में कुल कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो 389 इसका सही आंसर रहेगा, बी वाला। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023। हमें नहीं लगता कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसने राजस्व और नागरिक प्रशासन को अलग कर दिया? क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की भारत में? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी, जिसने राजस्व और नागरिक प्रशासन को अलग कर दिया? हमने बताया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि अब कंपनी वाणिज्यिक कार्य जो करेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके पास जो अधिकार रहेगा कंपनी के वाणिज्यिक कार्य के लिए रहेगा। साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये 24 सदस्यीय था। इसको प्रशासनिक कार्य सौंपा गया। तो दोहरा शासन हो गया ना, ये वाणिज्यिक कार्य करेंगे और ये करेंगे प्रशासनिक कार्य। ये प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, ये वाणिज्यिक कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं दोहरा शासन आ रहा है ना, परंतु अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कब की गई, वहां पे आपको 1919 अगर ऑप्शन में है तो टिक मार के आना है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1764 मार के आना, बक्सर के युद्ध के बाद से। यहां पे 1919 नहीं दिया गया और साथ में कहा भी गया राजस्व और नागरिक प्रशासन को अलग कर दिया गया। उसके लिए रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एनडीए 2024 और सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। इस अधिनियम ने वाणिज्यिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत हुई, इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा जा रहा है कि 2 लोग अब शासन संभाल लेंगे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। इस प्रावधान ने जन्म दिया, किसको जन्म दिया? इस प्रावधान के द्वारा किसको जन्म दिया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जन्म दिया गया या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जन्म दिया या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को का विस्तार किया गया? देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, महिला का बात किया गया था। यहाँ पे किस संप्रदाय से रहेंगी इसकी बात नहीं की, सांप्रदायिक आप उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि अभी दिखाते हैं हम कौन सा सही रहेगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं रहेगी। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, परंतु ये प्रत्यक्ष प्रणाली की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। 1919 में महिलाओं को मतदान करने, लेकिन सीमित महिलाओं को इसका अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो पहले से चली आ रही थी ना कहीं हम अप्रत्यक्ष से धीरे धीरे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। अब डायरेक्ट इलेक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं मनोनीत होकर सदस्य जा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की यहां से शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जन्म दिया। यूपीपीएससी प्रीलिम 2023 और एसएससी एमटीएस 2022 का एक क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की यहां बात की जा रही है, सी वाला सही ऑप्शन रहेगा। विवरण आप पढ़ लीजिएगा कि क्या इसका विवरण है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस योजना ने भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव किया? कौन सी ऐसी योजना थी निम्नलिखित में से जिसने भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बनेंगे, दो अलग देश बनेंगे, इसकी बात कही थी? देखिए, इसमें माउंटबेटन योजना रहेगी। हमने डिटेल में आपको पढ़ाया कि माउंटबेटन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन जब आया, उसने भारत के लिए संविधान सभा होगी अंतरिम सरकार गठन की बात कर दी, परंतु कैबिनेट मिशन ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को नकार दिया या पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्शन डे भी मुस्लिम लीग मनाती है। डायरेक्ट एक्शन डे में लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग मिल बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं और दंगे भड़काते हैं। इसके बाद दंगे इतने भड़क चुके थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि भारत की सत्ता को, भारत के शासन को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो माउंटबेटन को भारत में भेजती है कि आप जाके देखिए क्या वास्तविक स्थिति, क्या कोई भी ऐसा प्रावधान है जिससे दोनों देश को एक साथ रखा जा सकता है, या फिर इनको अलग करना ही एक समाधान है। इस वजह से माउंटबेटन कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान अब दो अलग देश बनेंगे, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और विभाजन 1947 15 अगस्त 1947 पूर्ण रूप से विभाजन होगा। लेकिन प्रावधान कब किया गया? माउंटबेटन योजना के तहत। तो इसका सही आंसर रहेगा माउंटबेटन योजना। ये यूपी ट्रिपल एस, ये पेट का क्वेश्चन है 2024 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय स्वतंत्रता 1947 के संदर्भ में बात की जा रही है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? इसने भारत के वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। बात सही है, भारत में वायसराय अब नहीं रहेगा, भारत में अब गवर्नर जनरल रहेंगे। पहले गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद जो भारतीय पहले गवर्नर जनरल बनते हैं 1948 के बाद से, वो बनते हैं सी राजगोपालाचारी। तो वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। इसने दोनों डोमिनियन को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता थी। दोनों डोमिनियन मतलब भारत और पाकिस्तान अपना अपना संविधान बना सकते हैं, अपनी संविधान सभा बना सकते हैं, इसकी बात कही गई। तो ये भी ऑप्शन सही है, बी भी और ए भी। इसने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। यही कहीं ना कहीं इसी क्रम में देखेंगे कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी देशी रियासतों को भारत में शामिल करते हैं। चाहे वो आप साम दाम दंड भेद सब लगा के शामिल करेंगे, इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है भारत को एकजुट करने में, अखंड भारत बनाने में। लक्षद्वीप भी था जिसको जो है भारत में ऐड किया था, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान है, उसको हम जल्दी कंसीडर नहीं करते, पर लक्षद्वीप भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो देशी रियासतों के अधिकार था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती, भारत में शामिल हो सकती, या वो खुद स्वतंत्र रह सकती हैं। इसी क्रम में ये तीनों रियासतें कौन सी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, कहते भैया हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन लास्ट में उनको जो है भारत में मिलाया जाता है। तो इसमें सारे विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी। ये यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का एग्जाम है और सीडीएस 2024 का एग्जाम है में आया हुआ है। विवरण तो हम बता ही दे रहे हैं, विवरण आप लोग पढ़ लीजिएगा दोबारा, हम क्लास में तो इतनी चर्चा कर ही दे रहे हैं विवरण। प्रश्न 23वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में मुस्लिम लीग की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में ये नहीं है नहीं दिखता है, बस सही है दिखता है। और क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, हम खुद ही गलत करके आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये देखते हैं, मुस्लिम लीग ने शुरुआत में संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया था, ये हमने बताया है, बाद में फिर भाग लेगी। सही नहीं है पूछा तो ये सही है, ये आंसर तो नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपने लिए 73 सीटें जीती थी, ये भी सही है, हमने क्लास में नहीं पढ़ाया था, परंतु ये फैक्चुअल चीजें थी, थोड़ा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किसी साल पूछ लिया होगा ये यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 में। मुस्लिम लीग की भागीदारी ने संविधान सभा के गठन में गतिरोध पैदा किया। मुस्लिम लीग की भागीदारी, अगर भाई भागीदारी ये कर लेंगे तो गतिरोध क्यों होगा? ये भागीदारी नहीं कर रहे हैं, यही गतिरोध का मेन मुद्दा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहा है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप पढ़ते रह जाएंगे और ये क्वेश्चन जल्दी सही नहीं होगा। देखिए क्या कितना लैंग्वेज कैसे यूज किया गया। मुस्लिम लीग की भागीदारी ने संविधान सभा के गठन में गतिरोध पैदा किया, ठीक, इसको भी लोग गलत, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी का क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं सॉल्व होगा। तो मुस्लिम लीग की भागीदारी गतिरोध नहीं पैदा करती है, इसकी अभागीदारी ये विरोध करती है, वो गतिरोध पैदा करती है, ठीक है ना। तो ये गलत ऑप्शन है। बाकी लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अंतिम सरकार के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, हमने बताया हुआ है डिटेल में इसको, ठीक है ना, कितने मंत्री थे उस समय। तो डी, बी और ए ये तीनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है।
तो गलत है, तो यही सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नहीं है पूछा है, तो सी सही हो जाएगा। ये मुस्लिम लीग की अभागीदारी, मतलब भागीदारी नहीं कर रहे थे, वो गतिरोध पैदा कर रहा था, ना कि भागीदारी उनकी गतिरोध पैदा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं उस बैठक के, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली अस्थायी बैठक होती है। एनडीए 2022 और ऑल इंडिया वनडे एग्जाम में, कई सारे एग्जामों में पूछा गया रहा होगा। 9 दिसंबर 1946 यहाँ दिया गया है, ये हमने आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, क्लास जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था भारत के लिए 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, परंतु जब स्थापना होती है, स्थापना होते होते 2 साल हो जाता है, तो 1937 में जाके इसकी स्थापना होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा 1937। ये भी देखिए, कुछ लोग 1935 मारेंगे, परंतु 1935 गलत है। 1935 में प्रावधान किया गया था, परंतु किस वर्ष गठित होगा? वो वर्ष रहेगा 1937। आरबीआई की स्थापना उसी वर्ष होती है, ठीक है, 1935 में ही। सीडीएस 2024 और यूपीपीएससी प्रीलिम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1935 और 37 में कंफ्यूज लोग होंगे। ये अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं अभी आज टाइम कितना हुआ, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई? 37। चलिए ठीक है, 37 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप को पीपीटी प्रैक्टिस क्वेश्चन होने के बाद प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसी पीपीटी में सब लोग तो आप देख ही के आ जाएंगे, फिर हमारा पढ़ाने का मकसद क्या होगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें कुछ वनडे एग्जाम के लेवल क्वेश्चन रहेंगे, कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन रहेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लास्ट में आपको आंसर भी दिया जाएगा सबका, आप लोग भी इसको बाद में प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पढ़ाने के बाद से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम और प्रोवाइड करवाएंगे पीपीटी के माध्यम से, जिसमें आप टेस्ट दीजिएगा या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और इसको लगातार जितना आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपके पढ़ने का कुछ मतलब साकार होगा। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं पॉलिटी को, अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप बस पॉलिटी क्या है उसको जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वेल एंड गुड कि आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करेंगे, चीजें नहीं भी याद है, बस कहानी याद आपको, फैक्ट नहीं याद है, तो भी आपके लिए चल जाएगा। तो आज क्लास यहीं तक, लेकिन तो आप अगर पिछली क्लास नहीं देखे हुए हैं, अभी तक जितनी भी क्लास हैं उसको जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं लगभग उन्हीं क्लासों से लिए गए हैं। कुछ एक दो फैक्ट हो सकता है क्लासों में ना बताएगा, वो अलग हो, तो उतना आपको जो है जब हम पीपीटी प्रोवाइड करवाएंगे या नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, स्टडी मटेरियल, उसमें वो सब चीजें डिटेल से रहेंगी, आप वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे फैक्ट क्लास में पढ़ाना उचित नहीं रहेगा, समय की बर्बादी भी रहेगी। बस कहानी एक समझ लीजिए विस्तार से आपकी क्या होती है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।